विकास को लेके और इसकी कार्य योजना को लेके हमारे यहाँ के जो भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल हैं, ये दोनों दोषी हैं। बड़े बड़े भरे हाईवा उन रोडों पे चलते हैं तो वो 2 महीने 3 महीने बाद नवनिर्मित सड़कों की जो हालत होती है वह किसी से छुपी नहीं है। बात करूँ तो भ्रष्टाचार के नरसिंहपुर जिले में इतने मामले हैं कि ग्राम पंचायतों से लेके आप कलेक्ट्रेट तक में चले जाइए, मामले भरे पड़े हुए कि अगर आपका राजनीतिक वजूद नहीं है और आपका राजनीतिक समर्थन नहीं है तो आप कॉलोनी जैसी चीज तो नरसिंहपुर जिले में काट ही नहीं सकते। यहाँ पे आप इस शहर को कैसे व्यवस्थित कर पा रहे हैं, कैसे सुंदर रख पा रहे हैं, इसकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। और तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ और यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, मैं उनकी इच्छा शक्ति में कमी होने के कारण उनको दोषी मानता हूँ। सवाल है कि यहाँ पे अगर दल बदला है तो स्टार्टिंग सांसद स्तर से दल बदला है, विधायकों ने टिकट न मिलने पे दल बदला है, क्योंकि हमारा जिला दल बदल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे जो एकाधिकार है, एकाधिकार समाप्त होना चाहिए। जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो बहुत ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का जनता से जिस तरह का जुड़ाव होना चाहिए था उतना जुड़ाव वहां हमारे क्षेत्र में यहाँ के लीडर बना नहीं पाए हैं। और जैसा कि अगर हम कहें जिस तरीके की बातें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से लगता है मैच बराबर 2+2 का रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी चर्चा जज चौपाल की में लगातार हम आपके सामने हैं और आज हमारे स्टूडियो पे हैं एक जानी मानी हस्ती है, बहुचर्चित हस्ती है। आपने लगातार विरोध करते हुए उनको देखा होगा, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी विषय पर, किसी मुद्दे पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के बदौलत, अपनी बेबाक शब्द कोश के दम पर वो विरोध करते हैं और अपना विरोध दर्ज कराकर प्रयास करते हैं कि समाज का हम कितना हित कर सकें। तो आज हम उनका अपने स्टूडियो स्वागत करते हैं। अमर नौरिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। अमर नौरिया जी की हम खासियत बता दें कि वो एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी के साथ पत्रकार हैं, निषाद पार्टी में भी आप रहे हैं और लगातार इन्होंने नर्मदा के तटों पर और नदियों के तटों पर रहने वाली जो नौरिया समाज है, सामाजिक भी दायित्व अपने पूरा निर्वहन किया और बहुत अच्छे रूप से इन्होंने अपने जीवन के जो समाज सेवा के भाव हैं उनको समाज के बीच में परोसा है। तो इसी कड़ी में एक जानकारी और कि आप पिछली बार विधानसभा के प्रत्याशी भी थे, लेकिन क्योंकि हमारे जिले में ये होता चला आ रहा, प्रदेश की बात करें कि यहाँ पर सिर्फ 2 दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अभी जनता किसी दूसरे दल को सपोर्ट नहीं कर रही है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है और आपने प्रयास किया था लेकिन कहीं ना कहीं जनता का समर्थन नहीं मिला और आप समाज के बीच में उसके बाद भी लगातार आपने इन 5 वर्ष कार्य किया है। तो अमर नौरिया जी से मैं पूछना चाहूँगा कि लगातार विकास की बात आ रही है और ये जी लगातार ये कहा जा रहा है कि विकास 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 विकास, तो नरसिंहपुर के विकास को आप किस रूप में लेते हैं? कैसा विकास है? इस विकास को एक क्या होता है, एक विकास होता है रूटीन वर्क में कि जो होना ही था होना ही है, और एक होता है स्पेशलाइजेशन कि जे हमने कर दिखाया। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? धन्यवाद मदन जी। सबसे पहले तो मैं रेड अलर्ट और रेड अलर्ट की पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनहितैषी मुद्दों पे और लगातार हर वर्ग और हर क्षेत्र की समस्याएं आप अपने चैनल और अपनी टीम के साथ उठा रहे हैं। क्योंकि आपने नरसिंहपुर में विकास को लेके मेरे द्वारा आपने मेरा मत जानना चाहा है, तो विकास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नरसिंहपुर में विकास हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विकास हुआ है। आज गांव-गांव में सड़कें बनी हैं, गांव में अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं कार्य किया गया है कि लगता है कि कुछ काम हुआ है। किंतु इस विकास की आड़ में अगर हम देखना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से विकास की आड़ में जो कार्य किए गए हैं वह कहीं ना कहीं या तो गुणवत्ताहीन है और कहीं ना कहीं उन विकास कार्यों के पीछे सरकार से जुड़े लोगों की ये मंशा रही है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन किया गया था, भूमि पूजन किया गया था, काफी तामझाम के साथ किया गया था और नरसिंहपुर की जनता को बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे
किंतु नतीजा क्या है आपने भी देखा, आप भी कई स्तरों पे अपनी ये बात रख चुके हैं। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण मैं जनपद मैदान जैसी जगह पे कहूंगा कि उस जनपद मैदान पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया विकास के नाम पे, शहर को एक सौगात देने की बात कही गई थी और कहा गया था। जनपद मैदान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस जनपद मैदान के विकास को लेके और इसकी कार्य योजना को लेके हमारे यहाँ के जो भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल हैं, ये दोनों दोषी हैं। अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो जनपद मैदान का जो कॉम्प्लेक्स है वहां चले जाइए, वहां दुकानों को लेकर, इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं देने की बात की गई थी कि हम वहां पे एक अंदर हॉल बनाएंगे और बहुत सी सुविधाएं देंगे, आज इतने दिनों के बाद वह सुविधा वहां पे दिखाई नहीं दे रही। और चर्चा में तो ये भी है कि वो दुकानों के आवंटन वगैरह में भी कई प्रकार की जो नीतिगत विसंगतियां हैं उसको लेके काफी कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं। ये बात की बात है। दूसरी बात, अन्य विकास की बात मैं करूंगा तो रोडों और सड़कों की बात करें तो यहाँ पे सड़कों के निर्माण में ये हुआ है कि गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता और उसका नतीजा ये होता है कि उपलब्धि के तौर पे हम ये तो बता देते हैं कि हमने उस क्षेत्र में सड़कें बनाई हैं, उस क्षेत्र में ये काम हुआ है, किंतु जिस तरीके का निर्माण सड़कों का किया जाता है, क्योंकि हमारा नंद तटीय क्षेत्र है, जब बड़े बड़े वाहन वहां चलते हैं, रेत से बड़े बड़े भरे हाईवा उन रोडों पे चलते हैं, तो वो 2 महीने 3 महीने बाद नवनिर्मित सड़कों की जो हालत होती है वह किसी से छुपी नहीं है। और अक्सर ग्रामीण जिस तरह से जन सुनवाई व अन्य माध्यमों से हमारे मीडिया बंधुओं के पास आते हैं और अपने गांव की सड़कों की बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि विकास की बातें की तो जा रही हैं, किंतु धरातल स्तर पे जिस तरीके का विकास की सदृढ़ता होना चाहिए वह अभी हमारे क्षेत्र में उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। तो क्या कहेंगे, व्यक्तिगत हित जो है वो सर चलकर बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे विकास के जो निर्माण कार्य हैं, व्यक्तिगत हित लगातार सर चढ़ के बोल रहे हैं। और जैसा कि है एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था चली है और इस पेटी कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था के जो परिणाम है उससे जिला बिल्कुल अछूता नहीं है। ऐसे कई हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उनका उद्देश्य रहता है किसी भी तरीके से काम निपटाइए, काम हो गया, ना उनकी कोई जिम्मेदारी है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को या अन्य माध्यमों से अगर शिकायत करो, मीडिया के माध्यम से बात उठाओ कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, क्योंकि पेटी कॉन्ट्रैक्टर का कोई ऐसा वो अस्तित्व उस अनुबंध के तहत नहीं होता तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण हमारे कुल मिलाकर ये कहा जाए कि विकास की जो गाथा है या विकास की जो रामायण है वो कागजों में तो दर्ज है, लेकिन प्रैक्टिकली जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है वो उस कागज से इतर नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, कागजों पे जो विकास की गाथा बताई जा रही है और जो जिस तरीके की बातें हमारे माध्यमों से सामने भी आती हैं वह धरातल स्तर पे विपरीत परिस्थितियों में दिखाई देती है। अच्छा नौरिया जी, एक बात और है कि भ्रष्टाचार को लेकर भी हम देखते हैं लगातार आपकी जंग जारी रहती है। RTI लगाना या किसी भी मुद्दे पर जब जनता के कुछ लोग जो हैं बड़े विश्वास के साथ एक पत्रकार के पास पहुंचते हैं तो पत्रकार का अपना दायित्व निभाते हुए आप समाज के बीच में कुछ परोसना चाहते हो तो आप उसमें मैंने देखा कि आप जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं। अब वो जड़ में कौन बीच में आ रहा है, किस किस से आपकी बुराई होगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, और लेकिन लगातार आप उस पर जड़ तक जाके आप अपने बात को जो है वो सामने लाते हो समाज के बीच में। बस यही है कि कार्रवाइयाँ नहीं होती क्योंकि शासन और प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो अनदेखी करते हैं, लेकिन लगातार आपके प्रयास सतत जारी हैं। तो ऐसे कौन से भ्रष्टाचार हैं जो वास्तव में समाज के को अहित कर रहे हैं, डायरेक्ट अहित जिसको हम कह सकते हैं? भ्रष्टाचार के बारे में आपने बहुत अच्छी बात की और भ्रष्टाचार पे मैं अकेला नरसिंहपुर में कुछ कर रहा हूं तो मैं कहना चाहूंगा मैं नहीं, मेरे जैसे अन्य साथी और मेरे मीडिया के अन्य और साथी हमारे आज हमारे पास आप आए हैं इसलिए मैंने आपका कहा कि आप भी लगातार लगे हुए। मैं हमारा ये उद्देश्य क्योंकि समाज सेवा करना और पत्रकारिता और उसके साथ साथ अगर थोड़ा समय बचा तो इसमें राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक कैसे किया जाए उसके एक कड़ी के रूप में भ्रष्टाचार जब तक आप बताओगे नहीं और जिसको जब तक आप सामने नहीं लाओगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और करवाया क्या जा रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले की अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार के नरसिंहपुर जिले में इतने मामले हैं कि ग्राम पंचायतों से लेके आप कलेक्ट्रेट तक में चले जाइए, मामले भरे पड़े हुए हैं। अभी नया मामला अपना हमारे एक साथी ने पूर्व यहाँ पे कलेक्टर साहब रहे हैं, किस तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने में नियमों की अनदेखी की गई है वो हुआ है।
कॉलोनियों की बात करें तो अवैध कॉलोनियों में जिस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं और जिस तरह से अवैध कॉलोनाइजरों को बचाते हुए उन कॉलोनियों में काम किए जाते हैं, यह भी किसी से छुपे नहीं है। ये ऐसे भ्रष्टाचार हैं कि जिनसे पब्लिक बिल्कुल रूबरू हो रही है और पब्लिक को सामने होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, जो सपने दिखाए जाते हैं कॉलोनियों की बात आपने छेड़ दी, कॉलोनियों में जो सपने दिखाए जाते हैं, पंपलेट छापे जाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनेता उसमें पार्टनर रहते हैं, अधिकतर मैंने देखा है। तो उसमें यदि ऐसी स्थिति होती है तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद जो कॉलोनी में प्लाट बिक जाते हैं, मकान बन जाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं से उलझना पड़ता है और बहुत वहाँ के जो रहवासी और परेशान है। नहीं तो मदन भाई, ये कॉलोनियों के बारे में तो ये कह जाए कि अगर आपका राजनीतिक वजूद नहीं है और आपका राजनीतिक समर्थन नहीं है तो आप कॉलोनी जैसी चीज तो नरसिंहपुर जिले में काट ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे मैं पुराने बस स्टैंड की भूमि जो नीलाम हुई है, जी जी, नगर पालिका अधिकारी कह रहा है कि आपने जो जमीन ली है इसके अगर कोई दस्तावेज हों तो आप मेरे पास लाइए। संबंधित जो निविदाकार है जिसको उस भूमि का अलॉटमेंट हुआ है वह दस्तावेज नहीं दे रहा है। और यहाँ पे अपना जो एक विभाग है, राजस्व विभाग, जिसके मुखिया एसडीएम साहब हैं जो कॉलोनियों की देखरेख करते हैं, छोटी छोटी कॉलोनियों में अगर कोई प्लाट काट रहा तो उस पे अगर कोई वो होती, उनको जानकारी लगती तो पटवारी के प्रतिवेदन पे ऐसी कॉलोनियों पे रोक लगाई जाती, यहाँ तक कि आपके भूमि पे रजिस्ट्री तक पे रोक लगाई दी जाती। मगर पुराने बस स्टैंड का मामला एक ऐसा मामला है कि जिसकी अनुमतियां को लेके आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी निकाली, ना एसडीएम कार्यालय में कोई अनुमति या स्वीकृत नक्शा है और ना नगर पालिका के। उसके बाद स्थिति ये है कि वह धड़ाधड़ वहां पे प्लाट बेचे जा रहे हैं और हमारा प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा है। अच्छा, ऐसा अतिक्रमण की हम बात करते हैं तो जिला मुख्यालय बहुत बहुतादाद अतिक्रमण दिखाई देता है। जी जी, आप सुंदरता को भी नष्ट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जब हम मीडिया गया और मीडिया ने जब उसकी वस्तुस्थिति जानने का प्रयास किया तो उसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण नजर आता है। क्या कहेंगे? नहीं, अतिक्रमण आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया। आज शहर की जो आवागमन की व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेके हम प्रमुख कारक मानते हैं। आप नरसिंहपुर का मुख्य मार्ग देख लीजिए या कोई गली कॉलोनियों में चले जाइए, किसी में लोग जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी, मतलब एक पब्लिक की प्रति उनकी जो जवाबदेही होती उसको भूल चुके हैं। मतलब उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारी सुविधा कैसी हो, बाकी वहां पे आप इस शहर को कैसे व्यवस्थित कर पा रहे हैं, कैसे सुंदर रख पा रहे हैं, इसकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। और यही परिणाम है कि अतिक्रमण जिस तरह से बेजा पैर पसार रहा है। आज हमारी मॉडल रोड जिसको हम कह रहे हैं, इस मॉडल रोड का जो निर्माण हुआ है, गांधी चौक से लेके आप स्टेशन तक चले जाइए, आप उस मॉडल रोड की स्थिति देखिए, पूरी तरह से अतिक्रमण से अटी पड़ी है, मगर उसकी सुध लेने वाला कहीं कोई नहीं है। मतलब मॉडल रोड का, यदि रोड को नक्शा दिखा दिया जाए तो खुद शर्मा जाए। नहीं, मॉडल रोड अपने आप में नाम ही मॉडल है, मगर अब मॉडल रोड के आसपास जो आप परिस्थितियां देखेंगे तो कोई भी आदमी कह सकता है कि यार अब किस तरह से जिम्मेदार मानते हैं इन सब में। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो दूरदर्शी सोच है और कार्य करने की कार्य योजनाएं तो आप ले आते हो, मगर उन कार्य योजनाओं को जिस रूप में आपको परिणित करना है वह परिणाम आप जनता के सामने नहीं दे पाते। तो मैं जनप्रतिनिधियों और यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, मैं उनकी इच्छा शक्ति में कमी होने के कारण उनको दोषी मानता हूँ। कहीं ना कहीं एक चीज देखी जा रही है बहुत बड़े रूप में, एक सामने आ रहा है निकल के, सोसाइटियों में भी लोगों को जो अनाज की बात होती है तो उनका पर्याप्त मात्रा में अनाज ग्रामीणों को दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि उनको भी नहीं हो पा रहा। छात्रावास में जो छात्र छात्राएं रह रहे हैं उनको भी मजबूर होना पड़ रहा है सिर्फ चावल खा के अपना जीवन व्यतीत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया कि एक और हमारे प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके, हम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हो चुके हैं और हमारे जो सत्ताधीश हैं ये बता चुके, उपलब्धि बता चुके हैं अनाज की हमारी और हमारे प्रदेश के बारे में। मगर यकीन मानिए मदन जी, आज ही की घटना है कि हमारे हॉस्टलों में जो छात्रावासों में जो छात्र रह रहे हैं, इनको अभी पिछले 2 महीने से अनाज छात्रावासों में पहुंचा नहीं है। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं और अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव आएगा। उनने बताया कि किस तरह से वो अपने खर्च में से पैसे निकाल के छात्रावासों में व्यवस्थाएं कर रहे हैं जिससे छात्रों को खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। वहां पे गेहूं नहीं पहुंच रहा, लोग चावल खा रहे हैं।
आज एक सज्जन बोले, हम लोग चूंकि मैं और मेरे पत्रकार साथी आज हॉस्टल गए थे एक घटनाक्रम को लेके, तो एक पिता आया, बोले मेरा बेटा भी इस वजह से बीमार हो गया कि उसको यहाँ पे हॉस्टल में चावल ही चावल दे रहा है। तो ये विडंबना है, और अगर इस पे हम लोगों को ध्यान देना और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको प्रमुखता से इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारे जो शहर की व्यवस्थाएं, हमारी जो अन्य संस्थाएं हैं, इनकी वस्तु स्थिति में क्या कार्य प्रणाली चल रही है, इस पे हमको नजर रखना होगा। चलिए, बहुत बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं आपके माध्यम से, लेकिन अब दुनिया तो सवाल करेगी, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी मीडिया की भी है, कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी, और जो जिम्मेदार हैं उनको तो जनता ने आशीर्वाद देकर चुना ही इसके लिए कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखियां नरसिंहपुर जिले के विकास को अर्ध विकास के रूप में परोस रही हैं। और बड़ा दुखद ये प्रसंग है कि हम जब जनता के बीच में जाते हैं या पत्रकारों पर जब जनता भरोसा करती है तो कहीं ना कहीं पत्रकार को ही कटघरे में खड़ा करके उसको बदनाम करने का प्रयास किया था। ये समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं, और पत्रकारों का की मजबूरी ये है कि वो तो जवाब मांगेंगे, उनका काम तो वो करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आप उनके ऊपर अपनी परिस्थितियों को निर्मित करें या अनदेखी करें, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ें, लेकिन अब मीडिया मुझे लगता है कि जो अपना काम करता है वो करता रहेगा। तो अमर भैया, आपने बड़ी बहुत तार्किक और बहुत अच्छी बात। एक लास्ट और क्वेश्चन है आपसे कि एक बहुत बड़ी कोरोना काल के बाद से एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है हर व्यक्ति के साथ, कि जो अपने साथ जो बैठा हुआ आदमी, हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, अविश्वास बढ़ रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि यार ये हमारा है कि नहीं है। ये परिस्थितियां, क्योंकि क्या आपका और हमारा काम बहुत छोटे लेवल का है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत बड़े लेवल का काम है, क्योंकि उनको अभी से समाज के बीच में कुछ कुछ परोसना है, जिससे कि हमें वोट चाहिए, उनका वोट बैंक है, लेकिन वो अपने ही आदमियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसके पीछे क्या 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 मानसिकता आप मानते हो? नहीं, इसके पीछे मदन जी सबसे बड़ी बात अगर कोई चीज है तो वो है महत्वाकांक्षी। आदमी इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि वो आपको देखेगा कि आप कहां से लेके कहां तक जा रहे हैं, तो वो अपनी भूल के वो लगेगा कि यार इसकी टांग कैसे खींची जाए, वो इसमें लगा हुआ। वो ये नहीं देख रहा कि उसकी जिम्मेदारी क्या, वो अपनी लाइन आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो दूसरे की लाइन मिटाने में लगा। नहीं, मैं बात कर रहा था, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपनी ऐसा ही है। मैं बात कर रहा हूँ जनप्रतिनिधियों की, जो उनके साथ हैं, वो उनको ये महसूस ऐसा हो रहा है अंदर से कहीं ना कहीं कि यार साथ में जरूर है, लेकिन क्या मानूं क्यों, क्योंकि यहाँ परंपरा रही है, यहाँ लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि यदि जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट उम्मीदवारी रखी है उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे दल के साथ खड़े होकर वो सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे अविश्वास की भावना जो बढ़ती चली जा रही है, और ये कहा जाए कि गुटबाजी चरम पे है, लेकिन एक साथ खड़े होकर दिखाया जा रहा है। कितना नहीं, अविश्वास जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में आ रहा, तो मदन जी ये चीजें अभी नहीं हुई हैं। हमारा जिला गवाह है कि यहाँ पे अगर दल बदला है तो स्टार्टिंग सांसद स्तर से दल बदला है, विधायकों ने टिकट न मिलने पे दल बदला है। तो अब स्थिति ये है कि सांसद या विधायक के साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनको जब लग रहा है कि ये काम आप पहले कर चुके, तो हम ये चीजें आपसे ही सीखे हैं, तो आपके साथ रह के अगर हम ये नहीं कर पाए, मान लीजिए हम आपको टिकट नहीं मिल रही है या हमको नहीं मिल रही, तो अच्छा है कि हम टिकट मांगे, तो भले हमको आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। तो ये जो लोग सीखे हैं, क्योंकि हमारा जिला दल बदल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो हमारे जो लोग हैं ये उन्हीं से सीखे हुए हैं और उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अच्छी एक परंपरा है कि राजनीति में ऐसी प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए, जिससे जो एकाधिकार है, एकाधिकार समाप्त होना चाहिए। राजनीति एक स्वच्छंद और एकदम बिल्कुल खुले विचारों का मंच होना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमको विपक्ष में रहते हुए भी समर्थन करिए, और अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप हमारे साथ में भी हैं, तो विरोध करने में भी कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये चर्चा चौपाल की है, तो क्योंकि लगातार आप चर्चाओं में रहते हो, चौपालों पे रहते हो, चौराहे पे रहते हो, कहीं ना कहीं एक चौराहा ही आपके नाम से जाना जाने लगा है। तो इन परिस्थितियों में यदि हम बात करते हैं तो क्या चर्चा है हमारे नरसिंहपुर जिले की और प्रदेश सरकार की? प्रदेश सरकार के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार तीसरी चौथी बार वो सत्ता में है, जनता जिस तरीके से माहौल बन रहा है, तो बहुत ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस भी है मुगालते में ना रहे कि उसकी सरकार बन रही है। कांग्रेस को अभी जमीनी स्तर पे बहुत काम करना है। कांग्रेस का जनता से जिस तरह का जुड़ाव होना चाहिए था
उतना जुड़ाव वहाँ हमारे क्षेत्र में यहाँ के लीडर बना नहीं पाए हैं, और अगर बना भी पाए हैं तो चूंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उनका जो व्यवहार है या उनका जो आचरण है वह कहीं ना कहीं मंचों पे या अन्य माध्यमों से सामने आ जाता है। तो काफ़ी कुछ नरसिंहपुर में ये चीज़ें हैं कि बहुत सुधार की और बहुत गुंजाइश की आवश्यकता है। तो सरकार किसकी बना रहा है, क्या लगता है? सरकार या जिले में जो 4 सीट हैं वो क्या आंकड़े पर बता दें, क्योंकि हम स्पष्ट नहीं चाहते, लेकिन हम आंकड़ा चाहते हैं कि आंकड़ा क्या होगा, 3-1-1-3 क्या क्या? ये आपने इतना मतलब ये सवाल जो किया है ये टोटल जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए हमको, जनता क्या फैसला करती है। क्योंकि पूर्व में हमारे यहाँ पे 3 सीटें पिछले 2018 में कांग्रेस की थी और 1 भाजपा की थी। अब जनता ये तय करेगी कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनने 3 साल में सत्ता पक्ष में 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 2.5 साल में विपक्ष में रहते हुए क्या किया, इसका आकलन जनता करेगी। और जैसा कि अगर हम कहें जिस तरीके की बातें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से लगता है मैच बराबर 2+2 का रहेगा। अच्छा, हाँ, एक नई चीज निकल के आई सामने जी। चलिए, तो हमारे साथ थे अमन औरिया जी, बहुचर्चित प्रतिभा के धनी है। बहुत सारी खूबियां इनमें ऐसी हैं कि एक राजनेता हैं, राजनीति में भी आप अग्रणी रहते हैं, समाज सेवा में भी अग्रणी हैं, कहीं ना कहीं आप जो है उम्मीदवार भी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव में, और उसके साथ सब एक और बड़ा दायित्व अपनी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लिए हुए कि आप पत्रकार के तौर पर समाज के का जो वर्ग है उसको न्याय दिलाने का भी कार्य करते हैं। आज हम उनका हमारे स्टूडियो में और हमारे चौपाल के इस कार्यक्रम में चर्चा जय चौपाल की उन्होंने वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।